कुछ ज़रा इस रीजन पर नज़र डालते हैं। अफसोसनाक ख़बरें मणिपुर के डिस्ट्रिक्ट से आ रही हैं जो कि भारत का एक स्टेट है और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हम देखते हैं कि निज़ाम ज़िंदगी इस वक्त धर्म भरम है। आपको बताते चलें कि यहाँ पे एथनिक डिवाइड्स मौजूद हैं मेतीज़ और कुकीज़ एंड नागाज़ के बीच में। यहाँ पे बहुत सारी स्क्रिमिशेस होती रहती हैं, लेकिन हालिया दौर में हमने देखा कि यहाँ पर कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा है, इंटरनेट सर्विसेज को मुअत्तल करना पड़ा है और पैरा मिलिट्री फोर्सेस को वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है ताकि अमन व अमान की सूरत हाल को दोबारा इस्तवार किया जा सके। चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 60 लोग जाँ बहक हुए हैं इन दंगों में और तकरीबन इसमें कहा जा रहा है कि 200 लोग इसमें घायल हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं। तकरीबन 35,000 लोग अपने घरों से बेघर हुए हैं और 1700 घर जला दिए गए हैं। ये इसकी एक्सटेंट थी ऑफ द रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट दैट देयर हैज़ बिन। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इसमें अफसोसनाक सूरत हाल है कि यहाँ पे क्योंकि ये डिस्टर्बेंसेस चलती रहती हैं इंडिया के कुछ और स्टेट्स की तरह, तो ये इतना ज़्यादा परेशान करने वाला मामला नहीं था। लेकिन कल हमने देखा कि एक 77 दिन पुरानी वायरल वीडियो सामने आती है और जिस तरह के हमेशा देखा जाता है कि ख़वातीन और बच्चों को बिलखुसूस निशाना बनाया जाता है किसी भी दंगे में, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में। तो एक अनोखा तरीका था, बीच में एक अफवाह फैलाई गई कि इनमें से एक कबीले की खातून को ज़दोकोब करके दूसरे कबीले ने रुस्वा करके उसको जाबहक कर दिया और उसके बाद ये जो वीडियो इमर्ज कर रही है इसमें 2 ख़वातीन को हरासा किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि इट हैज़ क्रिएटेड अ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया और ख़ास तौर पे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मणिपुर में बीजेपी की हुकूमत है, तो कल एक बहुत ही पुरजोर अंदाज में तमाम बाकी चीज़ों को सस्पेंड करके कांग्रेस का और अपोजिशन लीडर्स का राज्यसभा में ये डिमांड थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इसके ऊपर कमेंट करें और आखिर उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और हमने देखा कि उन्होंने कमेंट करते हुए कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर किया जाए। तमाम चीफ मिनिस्टर्स को ये कहा गया कि बिलखुसूस ख़वातीन को जो कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप होती है उनको प्रोटेक्शन दी जाए और इसके लिए कवानीन को सख्त तौर पे लागू किया जाए। मज़ीद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सौरभ दुबे साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इसके अलावा हिंदी खबर टीवी न्यूज़ के साथ आप मुंसलिक भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। अनफॉर्चुनेटली जो हेडलाइंस हम देख रहे हैं इस खत्ते के हवाले से ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं साउथ एशिया में और देखने में ये आया है कि आपसी लड़ाइयों में, एथनिक लड़ाइयों में ख़वातीन बिलखुसूस निशाना बनती हैं एंड रेप एंड हरासमेंट इज़ बीइंग यूज्ड एज अ वेपन इन कॉन्फ्लिक्ट। इसके बारे में सौरभ आप क्या कहेंगे? ये बहुत दुख की बात है, इसके बारे में कोई सफाई नहीं दी जा सकती। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बीभत्स हैं और शर्मसार कर देने वाली हैं। प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि 140 करोड़ लोग शर्मिंदा हुए हैं जी। लेकिन इन घटनाओं पर रोक कैसे लगाई जाए, सबसे बड़ा सवाल ये है। इसके लिए सरकार को सख्त होना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान मसले का लिया है और सरकार को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करें, स्थितियों पर काबू पाएं। अगर स्थितियों पर काबू नहीं पाया गया तो कोर्ट को खुद संज्ञान लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे में ये जो दुखद घटनाएं हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर कहता हूं, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं बनूंगा यहां आपके सामने बैठकर, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं बनूंगा क्योंकि मुझे अथॉरिटी नहीं। मैं यहां मन की बात कहता हूं जो एक पत्रकार को कहनी चाहिए। वो मन की बात ये है कि अगर कानून इजाजत दे तो ऐसे लोगों से जीवन का अधिकार मैं छीन लूं और हर व्यक्ति को छीन लेना चाहिए ऐसे अपराधी और बदमाशों से जीवन का अधिकार, जो देश की इज्जत को शर्मसार करा दें, जो देश के मान सम्मान को ठेस पहुंचाएं। ऐसे काम करने वालों को चाहे वो किसी भी देश में हो बख्शना नहीं चाहिए। इन्हें कड़ी से सौरभ मैं यहाँ पे ये ज़रूर चाहूँगी कि इसको कभी भी, क्योंकि ये हम पाकिस्तान में कवर कर रहे हैं और यकीनन एक तासुर ये जाता है कि जी भारत में अगर कुछ इस तरह की घटना होती है, कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट वाक़या होता है तो उसको कहीं खुदा न खासा उजागर करने का मकसद कुछ और ना हो। लेकिन बहरहाल अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ साउथ एशिया को देखें, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की एक रिवायत रही है। मैं अगर 1947 पे वापस जाती हूँ जब दोनों मुल्क आज़ाद हुए थे
तब भी हमने इस तरह देखा कि ख़वातीन को, बच्चों को हरासगी का निशाना बनाया गया। चंद साल कबल पाकिस्तान के कुछ इलाकों से भी ऐसी खबर आती है कि आपसी तनाव में ख़वातीन को हरासा किया गया, उनको बरहना परेड कराई गई। आज 2023 में इस तरह की खबर भारत से आती है। तो क्या हम बतौर माशरा तब्दील नहीं हो रहे? ख़वातीन की इज़्ज़त करना, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने में क्या रियासतें कमज़ोर पड़ रही हैं? किस तरह के कानून बनने चाहिए ताकि ख़वातीन को इस तरह की सिचुएशन से ना गुजरना पड़े, इस तरह ट्रॉमा ना फेस करना पड़े? देखिए, रियासतें सिर्फ कमजोर नहीं हो रही हैं, मैं तो कहूंगा रियासतें नाकाम हो रही हैं। अगर सरकार नाकाम है, अगर कानून व्यवस्था किसी भी राज्य में, किसी भी देश में स्थिर नहीं है, कानून व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा, तो वो सरकार की नाकामी जाहिर करता है। और ऐसी सरकारों को, मुझे नहीं लगता कि ऐसी सरकारों के प्रतिनिधियों को और नेताओं को सीट पर, कुर्सी पर बैठने का कोई हक है। उन्हें तत्काल प्रभाव से कुर्सी छोड़ देनी चाहिए कहीं भी अगर कोई ऐसी बुरी घटना होती है तो, क्योंकि कानून व्यवस्था रखना सरकार का काम है और केवल कानून बना देने से कुछ नहीं होगा। आप कड़े से कड़े कानून ले आइए, लेकिन कानून का अगर पालन नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? कानून का पालन होना बेहद जरूरी है। होता क्या है, अक्सर की कानून बना दिए जाते हैं, लेकिन वो कानून केवल किताबों तक सीमित रह जाते हैं। अच्छा सौरभ, ये एक और सवाल मैं बहुत संभल कर करना चाहूँगी, लेकिन एक तासुर है, इंटरनेशनल मीडिया इसको बार बार कवर कर रहा है। बहुत सारी ह्यूमन वॉच की जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी ये पॉइंट आउट करती हैं कि क्या अक़लियतें, जो माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हों, एथनिक माइनॉरिटीज़ हों, गुज़िश्ता कुछ बरस में वो अपने आप को ज़्यादा गैर महफूज यानी अनसेफ तसव्वुर कर रही हैं भारत में। क्या भारत का जो सेक्युलर तशख़्ख़ुस है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का जो तशख़्ख़ुस है, उसमें तब्दीली आ रही है? वहाँ पे बदलाव महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, मैं इस बात में तो सहमत नहीं होऊंगा, क्योंकि आप देखिए कि मैतेई जो है, मैतेई और कुकी, ये दो गुट हैं जिनके बीच में विवाद हुआ है। और मैतेई केवल, जिसे मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं कि उसमें भी मुसलमान हैं और अल्पसंख्यक भी हैं, ये चूंकि ये मसला अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का नहीं है, और अल्पसंख्यक होने से या बहुसंख्यक होने से किसी को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोगों के स्वार्थ जुड़े हुए होते हैं, सियासती स्वार्थ जुड़े हुए होते हैं ना, जहां पर वहां पर इस प्रकार की बातें की जाती हैं, लोगों को बांटने की कोशिश की जाती है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी समुदाय के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर। लेकिन कोई भी देश हो, इंसानियत सबसे पहले है, वसुधैव कुटुंबकम सबसे पहले है। हमें देखना चाहिए, हमें समझना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भवेत्। बिल्कुल। सौरभ, मुझे ये बताइए कि बतौर जर्नलिस्ट, इंटरनेट कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, अपनी राय को, अपनी बात को आगे रखने के लिए एक बहुत ही अहम रिसोर्स मानी जाती है पूरी दुनिया में। लेकिन हम ये रिवायत देखते हैं कि साउथ एशिया में जब भी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बन आती है और हालात काबू से बाहर होते हैं, और इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से भी पहले देखा गया कि एक फेक न्यूज़ सर्कुलेट कर रही थी जिसकी वजह से मॉब इंस्टिगेट हुआ। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन बहरहाल फेक न्यूज़ का, गलत किस्म की खबरों की जो गर्दिश होती है वो जलती पे तेल का काम करती है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कर्फ्यू की सूरत हाल में मणिपुर में इस वक्त इंटरनेट सर्विसेज को मुअत्तल किया गया है। बतौर जर्नलिस्ट आपका इस पर क्या रिएक्शन है? मुझे नहीं लगता कि इंटरनेट शटडाउन बार बार किया जाना चाहिए। सही। हमने देखा है पिछले दिनों में कई बार इंटरनेट शटडाउन किए गए हैं, लेकिन इंटरनेट शटडाउन करने से ज्यादा जरूरी ये है कि साइबर पुलिसिंग की जाए और जो अफवाह फैलाने वाले तत्व हैं उन पर लगाम लगाई जाए। सही सही। सौरभ, एक बहुत बड़ा मॉब था जिन्होंने इन खवातीन को हरासा किया, इनको बरहना परेड किया, इनको रेप किया। गिरफ्तारियां कुछ अमल में आ रही हैं। अब आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं कि इस इंसिडेंट का पब्लिक परसेप्शन को बदलने में कोई असर, अमल दखल होगा? क्योंकि पाकिस्तान की तरह भारत भी अब चुनाव के बहुत करीब है। क्या बीजेपी पे सवाल उठाए जाएंगे? कल हमने देखा कि राज्यसभा में इस पे भरपूर बहस हुई है। आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों पे इस इंसिडेंट का सियासत पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये जो मॉब होती है, कभी भी भीड़ तंत्र होता है, जो भीड़ होती है तो भीड़ का हमला जी, भीड़ केवल औजार मात्र होती है। भीड़ को उकसाने वाला कोई और होता है, और जो उकसाने वाला होता है वो बच निकलता है, उसे सजा नहीं हो पाती, और भीड़ के लोग सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। और यहाँ भी वही होगा।
रही सियासी बात, तो इस मसले का प्रभाव गंभीर होने वाला है। सवाल उठाए नहीं जाएंगे बल्कि सवाल उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं और केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जितनी आलोचना हो सकती है आलोचना भी की जा रही है। कानून व्यवस्था को लेकर अगर सुधार नहीं हुआ, चूंकि ये एक राज्य का मसला है, मणिपुर भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखें तो बड़ा राज्य नहीं है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सुधार होगा, हालात पर काबू पाए जाएंगे और महिलाएं किसी भी देश की हो, पूरी दुनिया के किसी भी कोने की हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सुरक्षित रहने चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सौरभ हमारे साथ मौजूद होने के लिए। डॉक्टर हुमा बकाई हमारे साथ मौजूद हैं, यकीनन इंटरनेशनल रिलेशंस पे और बिलखुसूस भारत की सूरत हाल पे एक गहरी नज़र रखती हैं, अपना तज्जिया रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हुमा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मणिपुर से रिलेटेड और उसके असरात जो इंडिया की पॉलिटिक्स पे पड़ने वाले हैं, कल ऐसा लगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस वाक़े को लेकर बैक फुट पे आ गए। जब उनसे कहा गया कि चुप्पी इस पे तोड़ें, इस पे बात करें, तो ये जो वीडियो सर्कुलेट कर रही है 77 दिन पुरानी है और उसके बाद भी जो उनका बयान आया वो आपके सामने, किस तरह देखती हैं इस सिचुएशन को आप? देखिए, बिल्कुल अकास है उन ट्रेजेक्टरीज की और इन ट्रेंड्स की जो साउथ एशियन खासा है, पेट्रियार्की, शेमिंग विमेन, यूजिंग विमेन एज अ वेपन ऑफ वॉर इन कॉन्फ्लिक्ट, वो तमाम बातें तो हैं, लेकिन ये बात इतने अरसे छुपी रही और सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से आज मैं और उसके हवाले से बात कर रहे हैं। ये आकाश है मोदी गवर्नमेंट के माइंडसेट का, जो ऐसी चीज़ों को होने देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी इजाज़त देते हैं, इसको होने देते हैं माइनॉरिटीज़ के साथ। ये भी एक माइनॉरिटी के साथ हुआ, मुसलमानों के साथ इसी तरह का रवैया रवा है। अभी आपने एक सवाल पूछा कि क्या इस पर इंडियन पॉलिटिक्स या चुनाव पे कोई असर होगा। इंडिया में पहली दफ़ा एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसको हम सबको गौर से देखना चाहिए। कल राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया है और 28 जमातें जो हैं दे आर कमिंग टुगेदर टू फाइट मोदी इन द इलेक्शंस, और उन्होंने कहा मोदी की हार भारत की जीत होगी, क्योंकि मोदी के जो हुकूमत है और जो तर्ज हुकूमत है और जो उनके रवैये हैं, उसकी वजह से जो इंडिया की कोर वैल्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, डेमोक्रेसी, इंक्लूसिविटी, सेक्युलरिज्म, वो सब कुछ समझिए तबाह हो गया है। इंडियन सोसाइटी फैब्रिक जो है वो तार-तार हो गया है। तो अब इंडिया के अंदर से ये आवाज़ उठ रही है कि इन टेंडेंसीज को रोकना चाहिए। और सुब्रा जी, मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ कि इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और इंडिया के अंदर जो सूरत हाल है, इंडिया को बेड़ी इंडिया डालेगा। डॉक्टर हुमा, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त सिचुएशन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड प्योरली एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हमने इस तरह का सिनेरियो पाकिस्तान में भी देखा, जब एक अगर लीडर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या सो कॉल्ड पॉपुलरिज्म उसकी साइड पर है, अवाम उसके साथ है, तो फिर बाकी जमातें यकजा होकर उसको उसको एक टफ फाइट देती हैं। आप समझती हैं कि जो 28 जमातें इंडिया में एक साथ हुई हैं, दे विल रियली बी एबल टू टॉपल मोदी या एक्चुअली फ्रैक्चर द पॉपुलैरिटी बीजेपी हैज़? और अगर ऐसा होता है तो फिर अगले इलेक्शन में वहाँ पे प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे? देखिए, ये इट्स टू अर्ली टू प्रिडिक्ट। मोदी इंट्रेंच्ड हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, इकोनॉमिकली इंडिया ने उनके कम से कम ऑप्टिक्स इंडियन इकोनॉमी के अच्छे हैं, और जो मसाइल आए थे उनको, जैसे कोविड में बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी मोदी की, फिर फार्मर्स के हवाले से बहुत बुरी परफॉर्मेंस है बीजेपी की गवर्नमेंट की, माइनॉरिटीज के हवाले से बहुत बुरी परफॉर्मेंस है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद या क्या ये 28 जमातों का इल्हाक टेक ऑफ करेगा और पुशबैक दे सकेगा, ये हमें देखना पड़ेगा। और जहां आपने इसकी मसालियत पाकिस्तान से मिलाई, मेरा ख्याल है कि डायनेमिक्स और ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ है। ऑफ कोर्स, बट प्योरली इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, यानी हम कहते हैं ना कि जो एक साथ कोएलिशंस बनती हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ये एक पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज द सिचुएशन इज़ वेरी डिफरेंट। लेकिन जो आपने एक बात कही कि द मोमेंटम ऑफ द इकोनॉमी दैट रियली सपोर्ट्स मोदी, और उसको किस तरह डिफीट कर पाएगा ये 28 जमातें, ये देखने वाली बात है। और सबसे बढ़कर ये कि पॉपुलैरिटी में कैसे कम्पीट करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर हुमा। एक आखिरी सवाल कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो वायलेंस होता है और इस तरह की सिचुएशन में उनको अनफॉर्चुनेटली दे बिकम द बिगर विक्टिम, उसकी रोकथाम के लिए आप समझती हैं कि द वर्ल्ड इज़ डूइंग इनफ?
नहीं जी, द वर्ल्ड में भी अव्वल तो पूरी दुनिया में है। वेज गैप अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि शायद 2045 में जाकर क्लोज हो जाए वेज गैप, खत्म कभी भी नहीं होंगे। अभी ये है तो ये तो वेस्टर्न वर्ल्ड का तोहफा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन का तोहफा है, लेकिन साउथ एशिया में जाकर ये इसलिए ज्यादा मकबूश हो जाता है क्योंकि ये फिर मिल जाता है, चाहे कोई भी मजहब हो, वो मिल जाता है पेट्रियार्की से और सिलेक्टिव रिलीजन के इस्तेमाल से। जो हुकूक मजहब देता है वो हुकूक माशरा और कल्चर छीन लेता है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा हमारे साथ मौजूद होने के लिए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्राउंड टू बी कवर्ड, और अगर इन चीज़ों को, इन बहुत ही घिनौने जुराइम को हमें एक माजी की याद बनाना है और हमें आगे बढ़ना है, सो देयर इज़ अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन।